गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं 10th क्लास साइंस के लिए आपका चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें मैंने आपको जो टॉपिक कराए थे वो आप जानते हैं, आपने देखे होंगे अच्छे से। तो कौन से टॉपिक थे वे? मैंने आपको कराया था हीट प्रोड्यूस्ड, है ना, इन द वायर। किसी वायर में जो हीट प्रोड्यूस्ड हो जाती है उसका एक्सप्रेशन ये होता है, लास्ट एक्सप्रेशन। 3 एक्सप्रेशन मैंने कराए थे आपको। तो लास्ट एक्सप्रेशन ये था H = I² RT/4.2। तो देखो इसी एक्सप्रेशन की हेल्प से उसे थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, है ना। हेडिंग आपकी जूल्स लॉ है, यानी उसी के साथ है, लेकिन कभी जूल्स लॉ आए, जूल का जो नियम होता है, तो आपको यही करना है। तो देखो लिखा हुआ है फ्रॉम द अबव फॉर्मूला, जो ऊपर वाले फॉर्मूले हैं उनकी हेल्प लेंगे। मैंने साइड में लिख के रखा हुआ है। H = क्या होता है I² RT/4.2। तो इस फॉर्मूले में आप देखें जो H है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I² के, है ना। पहले आप समझ लीजिए, जब H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा I² के तो आप देखोगे R और T क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है। देखो दूसरी बात, फर्स्ट बात क्लियर है। दूसरी बात, H जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R के भी है, लेकिन जब H R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा तो I और T दोनों कांस्टेंट रहेंगे। यानी जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना कोई फिजिकल क्वांटिटी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के, तो अन्य जो फिजिकल क्वांटिटी होती है वो सारी क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती हैं। जब H T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा तो I और R कांस्टेंट हो जाएंगे। तो इसी तरीके से 3 केस आपको बनाने हैं। तो देख सकते हैं आप, H फॉर्मूला आप जानते हैं किसका है, हीट प्रोड्यूस्ड इन ए कंडक्टर। तो लिखा हुआ है द हीट प्रोड्यूस्ड इन ए कंडक्टर इज, यहाँ से डैश कर रहा हूँ और फिर इसके बाद का सेंटेंस नेक्स्ट लाइन में। तो जो हीट प्रोड्यूस्ड होती है किसी कंडक्टर में वो इज माने कैसी होती है, देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट। आप देखोगे H किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर ऑफ करंट के, दैट मीन्स I² के। तो देखो, लेकिन ये शर्त कब है, देखो दैट इज करके लिखा हुआ है, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I² के, लेकिन इसके लिए एक शर्त है, मैंने अभी बताया I² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल H को करोगे तो R और T आपको कैसे लेनी पड़ेंगे, कांस्टेंट। तो लिखा हुआ है इफ R एंड T इज कांस्टेंट, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट आपको क्लियर हुआ। इसके बाद देखो दूसरा पॉइंट, अब आपने H को पहले पॉइंट में I² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिया, अब H को आप R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ले लो तो क्या आ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। R आप जानते हैं रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो H दैट इज, यानी अर्थात H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द R, ठीक है। लेकिन इसके लिए भी शर्त है, आप इस फॉर्मूले के देखोगे, यदि R आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लोगे तो I और T कैसे हो जाएंगे, आपके कांस्टेंट हो जाएंगे, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है इफ I और T कैसे हैं, कांस्टेंट है। इसके बाद देखें आप लोग, थर्ड भी बिल्कुल ऐसे हो जाएगा, H किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, T के। तो लिखा हुआ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम T, यानी दैट इज H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द T। लेकिन इसके लिए भी वही शर्त है, यदि आप T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ले रहे हैं तो I और R कैसे हो जाएंगे, कांस्टेंट। तो देखो I और R कैसे हो जाएंगे, कांस्टेंट, ठीक है। तो 3 केस आपके इस फॉर्मूले की हेल्प से बने हैं। इन तीनों जो लॉज है, तीनों पॉइंट है, इन्हें आप क्या कहते हैं, जूल्स लॉ कहते हैं। तो लिखा हुआ है ऑल द 3 लॉज आर कॉल्ड या आर नोन एज जूल्स लॉ। तो जूल्स लॉ क्या होता है आपने अच्छे समझा, ठीक है ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आप जानते हैं, इसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है कि एक फिजिकल क्वांटिटी को बढ़ाते हैं तो दूसरी भी बढ़ जाती है, एक को घटाते हैं तो दूसरी भी घट जाती है, ठीक है ना, ये आप जानते ही हैं। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे तीनों, तो ये तीनों ही जो पॉइंट है आपके क्या कहलाएंगे, जूल्स लॉ कहलाएंगे, ठीक है। आइए इसके बाद है आपका इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर आप जैसे कि देख सकते हैं, देखो फॉर्मूला पहले याद रखेंगे आप, इलेक्ट्रिक पावर इज डिनोटेड बाय कैपिटल P। इलेक्ट्रिक पावर को आप किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल P से डिनोट करते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है W/T। W वर्क होता है ना, या एनर्जी होती है। मैंने आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी कराया था ना, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी ने किससे डिनोट किया था, आपने W से तो किया था, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज डिनोटेड बाय W। और T क्या होता है, टाइम होता है। तो P = W/T। अपोन में T आ जाए, है ना, तो इसे कहते हैं टाइम रेट। अपोन में T आ जाए तो क्या कहते हैं, टाइम रेट, यानी रेट कह सकते हो नॉर्मली। तो रेट हो जाएगा किसका, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लॉस का। आपको पता है जब किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट फ्लो होता है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में लॉस होता है, उस एनर्जी को ही तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। ये कराया था मैंने डेफिनेशन, इसलिए आप पिछला जरूर पढ़ते रहा करें, तभी आगे का समझ में आता है। यदि आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्लियर नहीं होगी तो इलेक्ट्रिकल पावर आपको क्लियर नहीं हो पाएगी। तो देखो अपोन में T आ रहा है, इसलिए टाइम रेट कहेंगे। तो क्या कह रहे हैं, द रेट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी। ऊपर क्या है, W क्या है, लॉस ऑफ एनर्जी। चाहे तो आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी लिख सकते हैं, द रेट ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का लॉस कहाँ पे हो रहा है, इन एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट, किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में।
इज कॉल्ड या इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर। इसे आप क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर कहते हैं। यानी किसी सर्किट में रेट पता है किसे कहते हैं, एक सेकंड में जो काम होता है उसे आप रेट कहते हैं। यानी किसी सर्किट में प्रति सेकंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो लॉस होता है उसे आप क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर कहते हैं। लॉस को आप ऐसे भी कह सकते हो, किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में प्रति सेकंड यानी एक सेकंड में जितनी भी एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होती है, यूज होती है ना, करंट को फ्लो कराने के लिए, उसे आप क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। ठीक है, बात क्लियर है। लिखा हुआ है इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल पी। इसे आप किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल पी से डिनोट करते हैं। इफ डब्ल्यू बी द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, देखो फॉर्मूला लिखने से पहले आपको बताना पड़ेगा डब्ल्यू क्या है, टी क्या है। तो आप जानते हैं इफ डब्ल्यू बी द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, डब्ल्यू क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है लॉस्ट इन एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट, जो किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में लॉस्ट हो रही है, कंज्यूम हो रही है, और कितने टाइम में हो रही है, इन टाइम टी, है ना, इन स्मॉल टी टाइम। देन इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिक पावर क्या हो जाएगी, P इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन टी। जैसे कि आप देख सकते हैं यूनिट W यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट जूल होती है। कोई सी भी एनर्जी हो और वर्क हो, सबकी यूनिट क्या होती है, जूल। टाइम की यूनिट तो सेकंड होती है, तो इसकी यूनिट हो जाएगी जूल पर सेकंड। लेकिन इसकी एक अलग यूनिट होती है वॉट, WATT है ना, इसे आप W से डिनोट करते हैं शॉर्ट में। तो जूल पर सेकंड किसके बराबर हो जाता है, वोट के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका इलेक्ट्रिकल पावर था, इलेक्ट्रिक पावर था, इसे आप देख लेंगे अच्छे से। तो इलेक्ट्रिक पावर आपको समझ में है ना, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराने के लिए प्रति सेकंड जो भी एनर्जी लॉस्ट होती है, जो भी एनर्जी कंज्यूम होती है, उसे आप क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है अच्छे से, आप यहाँ तक देख लेंगे और धीरे धीरे अपना लर्निंग वर्क भी करते चलेंगे। ऑल द